हेलो एवरीवन। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक में। देखो, लास्ट सेशन में हमने ये सब कुछ कवर किया था, एक बार नज़र डाल दो। So I need some space to write, so I would be erasing it. और वो भी याद रखना, करंट इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, 11th चैप्टर नंबर 2 में हमने सीख रखा था, करंट इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आज का हम नया आर्टिकल शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन relationship between drift velocity and current। देखो, फिर से ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखना ध्यान से। देखो, तो इधर हम सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म है वो हम अज्यूम करेंगे, एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं एन को? नंबर डेंसिटी। दैट इज नंबर ऑफ atoms per unit volume। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये नई टर्म हमने कांस्टेंट डिफाइन किए। अभी देखना, ये क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, दोनों के बीच में दूरी ले लो, डेल्टा एक्स। दोनों के बीच में दूरी क्या ली हमने? डेल्टा एक्स। मान लो इधर हमारे चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, देख लो, इससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो मैं इधर से ही चालू करूँगा, तो मैं n को क्या लिख सकता हूँ? n इंटू बी। इधर मैंने डेल्टा लिया तो डेल्टा इधर भी आना पड़ेगा, तो डेल्टा n के बराबर मैं लिख सकता हूँ n इंटू डेल्टा बी। ये क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, याद रखना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा इधर? डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा एक्स। क्या आएगा? ए इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम आएगा। ये क्या आएगा हमारा?
डेल्टा एन। देखो ठीक है, अभी a इंटू डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने करके रखा है वही है। तो डेल्टा एन क्या आएगा, इधर लिखता हूँ, कई जगह है बहुत। तो डेल्टा एन क्या आएगा, एन ए इंटू डेल्टा एक्स, वो हमारा आया। देखो पर सेकंड की हम बात करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन ए इंटू वी डी। तो ये डेल्टा एन आ गया। आई को हमने कैसे डिफाइन किया था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू को हमने लिखा था क्यू इक्वल्स टू एन ई, तो ई इंटू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, वो भी हम लिख सकते हैं आराम से। डेल्टा एन क्या है, तो आई हमारा क्या आएगा, एन ए इंटू वी डी इंटू ई। वी डी का क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वी डी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ, वो हमने डिराइव किया था, वही सब्सटीट्यूट करूँगा इधर। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। तो आई क्या आएगा, एन ए, वी डी क्या है, मैग्नीट्यूड की बात करा, ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ। तो करंट क्या आएगा, करंट आई एन ई स्क्वायर, देखो ध्यान से, वी डी ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ है, ई इधर भी है तो ई स्क्वायर आ जाएगा। तो करंट का आई क्या आएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एन ई स्क्वायर टाउ बाय एन इंटू एरिया ए। ठीक है, तो ये करंट का फॉर्मूला आया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ए। तो अभी एक बात आप सोचो ध्यान से, कि जो ये एरिया है इधर है ना, ये इक्वेशन में, इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, आप स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं और थोड़ा हम सीखते हैं कि क्या हो सकता है इसका। अभी देखो करंट है ना, वो तो स्केलर क्वांटिटी, वो मैंने बताया था लास्ट सेशन में। अभी एरिया है ना, एरिया एरिया ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया को हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम एरिया को वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो ये सारी क्वांटिटीज में सिर्फ एरिया ही ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। बाकी करंट स्केलर, बाकी तो सब स्केलर ही है, टाइम, मास, ये नंबर, डेंसिटी, चार्ज। तो हम ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी हो। तो हम
नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। हम नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। कौन सी सिटी? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हमेशा हम जे के रूप में लिखते हैं और ये करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं J इक्वल्स टू I बाय ए। तो I बाय ए क्या आएगा? NE स्क्वायर टाउ बाय एम, ये आएगा। ठीक है। देखो इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखना भूल गया हूँ, इधर लिख डालता हूँ ई। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या है? जे एम ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। और इधर देखो रिलेशनशिप बिटवीन बी डी एंड आई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यही आपका इक्वेशन। क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है बहुत ही काम का है। ये इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू एम ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा नया इक्वेशन आएगा जिसको हम बोलते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। क्या बोलते हैं? J इक्वल्स टू सिग्मा। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ठीक है, J इक्वल्स टू सिग्मा। मतलब क्या? जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना कंडक्टर अच्छा होगा, वो करंट अच्छी तरह से कैरी करेगा। तो हम देख सकते हैं कंडक्टिविटी किसके ऊपर आधारित है। अभी देखो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने क्या सीखा था? टाउ कम हो जाएगा। इसके कारण क्या? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी देखो इधर मैंने रिलेशनशिप बिटवीन वी बी एंड आई लिखा है, वो तो इधर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिराइव इक्वेशन J इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कंडक्टर के हर एक पॉइंट के ऊपर वैलिड रहेगा। ठीक है, वो मैं लिखूँगा, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है J इक्वल्स टू सिग्मा ई,
it's valid for each and every point of conductor, each and every point of कंडक्टर। ओके, कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। तो आपको ओम्स लॉ मालूम है, आपने सीख रखा है V = IR। वो हम कंडक्टर को पूरा एक मानते हैं, तो उधर ये इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगा। कंसीडरिंग कंडक्टर एज होल, पूरा कंडक्टर को हम कंसीडर करते हैं तब, इसलिए मैंने लिखा है J = सिग्मा। जो इक्वेशन है वो ओम्स लॉ है। कौन सी क्वांटिटी में? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में। मतलब ये सब कुछ मेजर करने के लिए हमारे पास कोई मीटर नहीं है, यानी ये इक्वेशन को आप देखोगे हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से, करंट मीटर से। ये दोनों मिल गया तो रेजिस्टेंस अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखो, फिर से लिखता हूँ, सिग्मा याद रखना, बहुत काम का इक्वेशन है। N² τ/f, याद रखना, N² τ/f। अभी देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया जिसके कारण टाउ कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम, इसके कारण सिग्मा भी कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कम होगी। इट मीन्स if we increase the temperature, conductivity of conductor decreases। याद रखना, बहुत ही काम का है। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या फिर मेटल, कंडक्टर डिक्रीजेस। अभी ये सेमी कंडक्टर की जब हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंडक्टर के कारण चार्ज कैरियर्स अलग होते हैं, थोड़ा बहुत अलग होता है, वो हम सेमी कंडक्टर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। लिख लो, सब कुछ बहुत काम का है। अभी मैं आपको थोड़ा करंट डेंसिटी जो हमने डिफाइन किया है J = I/, उसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। देखो, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया करंट डेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया है। करंट डेंसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय I/A। काम का इक्वेशन है सम्स के लिए, याद रखना। और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डिमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, L-2 L⁻⁻², ये उसका डिमेंशनल फॉर्मूला आएगा। मतलब क्या, मैं करंट को ऐसे लिख सकता हूँ, I would be equal to J डॉट N, ठीक है। तो करंट कांस्टेंट हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ करंट इज कांस्टेंट। जो करंट वेरिएबल तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डी क्या होगा, J डॉट DA। मतलब पूरा करंट निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अभी देखो इधर डॉट लिखा है, ए डॉट डी मालूम है ना, ए बी कोस थीटा। तो हम फिगर में देखो कैसे हम बताते, सीखना ये बहुत ही काम का है। देखो एक पाइप है, पाइप को हमने ऐसे काटा है। देखो ऐसे क्यों काटा है, इसका रीज़न है क्योंकि देखो कोस थीटा है, क्या है, कोस थीटा है। मतलब ये जे करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर, अभी के बीच में एंगल होगा थीटा। अगर मैं ऐसे काटूंगा देखो सीधा, तो एंगल 0 हो जाएगा, तो थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने एंगल पे काटा है, ठीक है। तो देखो अभी एरिया वेक्टर तो मालूम होगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। और करंट ले लो, करंट डेंसिटी, ठीक है। एंगल क्या आ गया, थीटा। ओके, इसके कारण ही मैं लिख सकता हूँ जे डॉट ए। डॉट को निकालने के लिए हमको कोस लिखना पड़ेगा, तो इस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। और जे की डायरेक्शन इधर क्यों आई, वो मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने जे की डायरेक्शन ये दिखा, ठीक है। इसके कारण ही मैं लिख सकता हूँ कि करंट क्या आएगा, जे ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड कोस थीटा। ऐसा कट करेंगे तो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, ठीक है। हमने ऐसे काटा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे काटा है। मतलब देखो इसलिए मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हुई है, और इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, जिसके कारण मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये एमसीक्यूज में खास आता है, एमसीक्यूज में, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन याद रखना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिख लो, मैं लेफ्ट हैंड साइड का इरेज कर डालता हूँ। And these dogs are always a problem, okay. Whenever I'm recording they start barking like anything, okay, and I don't know why.
just concentrate here, okay? Don't let any other thing bother you, okay? Just understand, pay concentration, okay? These topics would be very useful in your board examination. They would be definitely giving you marks. अभी चलो ओम्स लॉ डिराइव करते हैं इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. ओम्स लॉ in macroscopic quantity means in macroscopic quantity. मैक्रोस्कोपिक यानी जो हम मेजर कर सकते हैं वो, जो अभी मैंने आपको बताया. तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? J इक्वल टू सिग्मा ई. कंडक्टिविटी है सिग्मा. सिग्मा को हम क्या लिखते हैं? एन स्क्वायर टाउ बाय एन. सिग्मा को क्या लिखते हैं? एन स्क्वायर टाउ बाय एन. अभी मान लो ये कंडक्टर है, ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू. कंडक्टर का लेंथ है एल. ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो करंट ये डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में होगा. हमने सीख रखा है. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पी और क्यू के बीच में? पोटेंशियल क्या होगा? ई इंटू एल. पोटेंशियल क्या होगा? ई इंटू एल. हमने सीख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस वोल्ट पर मीटर. तो उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ कि वी क्या होगा? ई बाय एल. अभी देखना ध्यान से कैसे ट्रीट करेंगे. देखो ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी मतलब क्या? हमको क्या डिराइव करना है? V इक्वल्स टू आई आर. V इक्वल्स टू आई आर वो हमको डिराइव करना है. तो मतलब करंट चाहिए. तो देखो समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मज़ा आएगा. तो देखो मेरे पास ये इक्वेशन है J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई. तो J को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई बाय ए. करंट आई आ गया. देखो V भी आएगा, देखते हैं क्या होता है. ठीक है. E की जगह मैं लिख सकता हूँ V बाय. E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाय सिग्मा क्या है? एन स्क्वायर टाउ बाय एम. इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लिखूंगा? V बाय एल. ठीक है. देखा? तो आई क्या आएगा? आई इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ V को सब्जेक्ट फॉर्म करता हूँ. तो V बराबर क्या आएगा? एम बाय V. V को सब्जेक्ट फॉर्म किया तो ये ऊपर जाएगा. तो V क्या आएगा? एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए. ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. आई तो आएगा.
ठीक है, अभी तो आएगा। तो देखो मैंने क्या बोला है, सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी हम बोलते हैं सिग्मा को, ठीक है। तो ये इसको देखो, ये उसका रेसिप्रोकल है, उसको हम ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अभी देखो इसका रेसिप्रोकल है, तो जो इसका रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी रो। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी रो। मतलब लिखता हूँ, रो क्या बोल आता है, 1/सिग्मा। तो रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये जो सारे प्रॉपर्टीज है, it depends on the type of material and type of a material, and it also depends on the temperature, क्योंकि टेम्परेचर के कारण रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर फर्क पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। सब कुछ याद रखना, ठीक है, बहुत ही काम का है ये सारी सभी नई चीजें। Conductivity or specific conductance. So I need some space to write. ठीक है, चलो इक्वेशन में हम आगे बढ़ते, तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू, इसको हमने क्या बोला, रो, तो क्या आ जाएगा, रो L/A इंटू आई। अभी रो L/A को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। याद रखना, ये आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब क्या, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन dimension of conductor, depends on dimensions of conductor। कंडक्टर के डिमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि देखो लेंथ है, एरिया है, इसलिए। दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटीरियल। और तीसरा, it also depends on temperature, it also depends on temperature, ठीक है। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट क्या होता है, ओम। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, तो रो का यूनिट क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। तो इसका भी हम निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा। कंडक्टिविटी को कैसे हमने डिफाइन किया है, 1/रो। इसका मतलब क्या, सिग्मा का यूनिट क्या आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये एक यूनिट है, उसको हम मो भी बोलते हैं। ओम पर ओम हो ना, तो उसको हम मो भी बोलते हैं, MHO उसका उल्टा। और इसको हम पर ओम, उसको मो भी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं सीमेन। तो उसका दूसरा यूनिट क्या होगा, सीमेन पर मीटर। ये सभी यूनिट्स को याद रखने हैं, सभी के सभी यूनिट को।
ठीक है, हमेशा याद रखना ये सारी इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज है टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड तो रहेगी, बाकी टाइप ऑफ मटेरियल। बाकी देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में लेंथ है, एरिया है, इसलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डिमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, ओके। इसको भी हमको वर्ड्स में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फॉरो पर मीटर। ठीक है ना, सब कुछ काम का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, लिखना ध्यान से। और रेजिस्टेंस के इन्वर्स को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, मतलब कंडक्टेंस जी, कंडक्टेंस जी को हम बोलते हैं 1/रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? 1/रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना है ये सब। ठीक है, बहुत ही काम आएंगे एग्ज़ाम में। कंडक्टेंस 1/r। कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस। ओके, resistivity and resistance, I mean they are two different terms. Okay, they are two different physical quantities. Now you see resistivity depends just on the type of material, it does not depend on temperature. Okay, remember rho, resistivity rho depends only on type of material, only on type of material. ओके, ये याद रखना, काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसके रेजिस्टिविटी जो है उसका टेम्परेचर के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ रेजिस्टिविटी रो जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप ऑफ मटीरियल। ठीक है, स्टार्ट कर देना, बहुत ही काम का है। ठीक है, लिख लो। अभी मैं चालू कराऊंगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो जो सर्किट के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अभी वीडियो को पॉज कर देना, सब कुछ लिख लेना। देखो, मैं आपको किरचॉफ लॉ कराऊं उससे पहले आपको एक और चीज़ करवा देता हूँ जो बहुत ही काम की है और उसके आधार पे सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको वो करवा देता हूँ, थोड़ा इरेज बराबर करना होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी हो गया है सब कुछ बराबर। देखो
अभी मैं करता हूँ। डिपेंडेंस ऑफ resistor so dependence of resistor or resistance, sorry, resistor is a device, okay, that is used in the circuit, and the resistance is the property, okay. Dependence of resistance on temperature, मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है, तो वो हम सीखेंगे। तो देखो इसका सिंपल इक्वेशन है, resistance at temperature T is given by reference temperature, resistance at temperature T equal to resistance at reference temperature and 1 plus alpha T, ठीक है। जो आपने 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला सीख रखे थर्मोडायनामिक्स में मेरे ख्याल से, N equals to नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब ये इक्वेशन था, L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का क्या होता है, ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। वॉल्यूम का होता है तो वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो बीटा हमेशा होता है 2 अल्फा और गामा होता है हमेशा 3 अल्फा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है, बहुत ही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, जो कि इक्वेशन में आपको वैल्यूज दी हुई होगी उसके अनुसार हम यूनिट लगाएंगे, ओके। 1 प्लस 1 के साथ में मतलब वो डिमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब ये टर्म डिमेंशनलेस होनी चाहिए। तो ये टर्म को डिमेंशनलेस करने के लिए अल्फा का यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, आर नोट की वैल्यू निकालना, अल्फा की वैल्यू निकालना, आपको रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी मिल जाएगा आराम से। अभी जो मैंने रेजिस्टर की बात की, अभी मैंने आपको रेजिस्टर की बात की, वो एक डिवाइस है जो सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ओके। तो रेजिस्टर को हम यूजुअली दिखाते हैं ये सिंबल से, ये रेजिस्टर का सिंबल है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। किरचॉफ्स लॉ, देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब जो सेकंड लॉ है ना वो लूप लॉ है, जो हमने कैपेसिटर के चैप्टर में हमने सीख रखा है, बिल्कुल ऐसा ही है, वही है, लेकिन इधर करंट फ्लो होगा, रेजिस्टर में कैसा होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा इसी सेशन में। तो मैं चालू करता हूँ सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, देख एकदम सिंपल है और एकदम इजी है। मान लो ये एक जंक्शन है, इधर बहुत सारे वायर्स कनेक्ट हैं, लेकिन सभी वायर्स में करंट की डायरेक्शन अलग है। एक में ऐसा है, पिंक वाले जो है वो अंदर जा रहे हैं और जो येलो वाले जो करंट है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और ये अंदर जा रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इसका लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, sum of incoming current
would be equal to sum of outgoing current। ठीक है, एकदम सिंपल है। सम ऑफ इनकमिंग करंट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो देखो मैं लिख डालता हूँ, इधर I1 है, I2 है, I3 है, I4 है और I5। देखो अंदर जा रहा है इनकमिंग करंट, मतलब अंदर जा रहा है इनकमिंग करंट में क्या आएगा, I1 प्लस I2 वो हमेशा बराबर रहेगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, लॉ ऑफ, याद रखना है एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए इस प्रिंसिपल पे ये जो लॉ है वो फॉलो करता है, ये इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। ओके, एकदम इजी है। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसको बोलते हैं हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ KF। तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं किरचॉफ सेकंड लॉ कराऊंगा KSL। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।